ये जो क्वेश्चन है ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। जैसे हमें अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में दिया है तो I2, I3, I4 ये सब जो हैं या IP इन जनरल बात करें तो ये कहलाते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैं I2 को इस कंटेक्स्ट में देखूं तो I2 इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम व्हेन पेबल हाफ ईयरली और पेबल ट्वाइस इन 1 ईयर। तो ए पार्ट में हमें I दिया है, इससे हमें बाकी सारे कैलकुलेट करने हैं, और सेकेंड पार्ट में हमें I2 दिया है 16% और हमें इससे I3, I4 एंड I12 कैलकुलेट करने हैं। चलिए, इंटरेस्ट रेट इज गिवन एज 12%, हमने P ले लिया 2। वैसे हमें पता है कि जो IP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज IP इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I रेज टू पावर 1 अपॉन P माइनस 1। ये फॉर्मूला जो है हमारा IP का है। अगर हम यहां पर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहां 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, फर्क हमें क्या पड़ने वाला है इस फॉर्मूले के अंदर, सिर्फ चेंज कौन होने वाला है, P चेंज होने वाला है, I ने फिक्स रहना है। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला जो है ये वाला यहां पर बनाता हूं कि इज इक्वल टू, मैं लेता हूं P। इस P को क्योंकि मुझे चेंज करना है इसलिए मैंने इसको फ्रीज नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ब्रैकेट, बिकॉज देयर आर 2 ब्रैकेट्स, एक यहां से स्टार्ट हो रहा है और एक ये वाला ब्रैकेट है। 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट हमें ये दिया है, पर क्या जब P को 2 से 3 बनाऊंगा तो इंटरेस्ट रेट मुझे चेंज करना है? नहीं। अगर मैं इस फॉर्मूले को बार बार तो लिखना चाहता नहीं, मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं इसको नीचे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूं या स्क्रॉल डाउन करूं तो ये P को तो चेंज करे बट इंटरेस्ट रेट का जो सेल है उसके रेफरेंस को चेंज ना करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस सेल को मुझे फ्रीज कर देना होगा। जैसे ही मैंने इसको फ्रीज किया एंड रेज टू पावर ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय करूंगा तो वो क्या करेगा, पहले उस पूरे का रेज टू पावर 1 कर देगा और फिर पूरे को 2 से डिवाइड कर देगा। मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड हो गया, -1 हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट क्लोज हो गया। मेक श्योर कि अगर ब्लैक से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और ब्लैक पे एंड होना चाहिए, अगर ब्लैक पे एंड हो रहा है इट मीन्स कि आपका जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एंटर प्रेस किया, हमने 11.66% आ गया। ये परसेंटेज जो है बाय डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट था वो परसेंटेज में सेलेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज अगर जनरल फॉर्म में इसको देखते तो ये जनरल फॉर्म में इस फॉर्म में आया होता। चलिए मैं इसको वापस परसेंटेज की फॉर्म में ही रख लेता हूं। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके कंट्रोल C एंड नीचे कॉपी कर पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल V, तो देखिए इसने क्या किया। पहले वाले में अगर आप देखें F2 को प्रेस करके अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है कि उसने 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 प्लस I किया है, रेज टू पावर 1/2 किया है। और यही चीज अगर मैं इसमें देखता हूं तो मैं देखता हूं कि उसने 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया, बस 2 के बदले में फॉर्मूले को 3 से उसने रिप्लेस कर दिया है। यही चीज अगर आगे कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो P है वो 4, 12.5 चेंज होता रहेगा। ये सारे को बार बार कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि यहां से इस सेल पे आए, पूरा सेल्स को सेलेक्ट किया जहां इस फॉर्मूले को कॉपी करना है, कंट्रोल डी से वो डाउनवर्ड फिल कर देता है, कंट्रोल डी किया, उसने सारे के सारे अपने आप I2, I3, I4, I12 एंड I½ कर दिया। अगर हम इसमें देखें डेसिमल्स को तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और हमारा जो
सिग्निफिकेंट फिगर हम लेके चलते हैं वो कितनी लेके चलते हैं, अगर परसेंटेज में है तो डेसिमल के बाद 3 और अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस। तो इसलिए मैं इसका एक डेसिमल जो है और इंक्रीज कर देता हूं सो दैट कि मैं और जो है इसके बिल्कुल एक्यूरेसी के क्लोज हो जाऊंगा। चलिए, एक मैंने आपको ये तरीका बताया कंट्रोल डी करने का। अगर मैं इसको यहां से वापस डिलीट कर देता हूं, आप चाहें तो इंडिविजुअली एक एक करके इनको कॉपी करके यहां पर भी पेस्ट, यहां पर भी पेस्ट, यहां से कंट्रोल सी किया, यहां कंट्रोल वी करो, नेक्स्ट में कंट्रोल वी करो, नेक्स्ट में कंट्रोल वी करो, नेक्स्ट में कंट्रोल वी करो, तब भी एक ही बात है। पर अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये किया, इस सेल के बिल्कुल राइट कॉर्नर में आ जाओ, जब ये बड़े वाला प्लस साइन जो है छोटा प्लस साइन बन जाए, और यहां से कर्सर को जो लेफ्ट क्लिक है इसको रखते हुए प्रेस करते करते इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल कर लेंगे तो वो अपने आप उसको फिल कर देगा। एक और वे भी हो सकता है इसको करने का। इसको अगर मैं हटाऊं यहां से, यहां पर आया मैं, जैसे ही ये छोटे वाला प्लस साइन आता है यहां पे आप डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करते ही जहां तक उसको उसके लेफ्ट वाले कॉलम में फील्ड फिगर्स नजर आएंगी वहां तक ये अपने आप जो भी फॉर्मूला फर्स्ट सेल में लगा हुआ है एज इट इज उस फॉर्मूले को नीचे वाले सेल्स में कॉपी कर देगा। अगर इस चीज को दिखाने के लिए कि ये डबल क्लिक कैसे काम करता है, सपोज मैं इसमें से एक ये 12 जो है इसको हटा देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे मैंने डबल क्लिक किया तो उसने सिर्फ वहीं तक फिल किया जहां तक उसको लेफ्ट में वैल्यूज नजर आ रही थी। जैसे ही बीच में उसको एक गैप नजर आया, इसको नहीं लग रहा कि आगे इसको फॉर्मूले को सेम जगह पर कॉपी करने की जरूरत है। तो इसलिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला कॉपी अगर करना है तो मेक श्योर कि आपका जो बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और अगर कोई गैप है तो आप उसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे सो दैट कि हर जगह पर जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से कॉपी पेस्ट हो सके। नेक्स्ट, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, इसका मतलब अब हमें दिया है I2, हमने I2/2 कैलकुलेट कर लिया। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, इफ I2/2 इज गिवन, हम जानते हैं 1 + I2/2 हम जानते हैं 1 + I2/2 raised to power 2 इज इक्वल टू 1 + I3/3 raised to power 3 भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 + I4/4 raised to power 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर मुझे I3/3 कैलकुलेट करना है या I3 कैलकुलेट करना है या इन जनरल IP कैलकुलेट करना है, तो मुझे 1 + IP/P raised to power P देखना होगा। इस फॉर्मूले को अगर मैं P को इस तरफ ले आता हूं तो ये हो जाएगा 2/P -1 इज इक्वल टू IP/P, और इस P को मैं यहां से हटा के अगर इस तरफ ले आऊं तो मेरा IP कैलकुलेट हो जाएगा फ्रॉम द वैल्यू I2, और P की वैल्यू यहां पर मेरे पास क्या है, 3 है, 4 है, 12 है। हो सकता है आपको हाफ भी कैलकुलेट करने को कह दें तो कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू P, ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 + I2/2 इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। इसको मैं फ्रीज कर रहा हूं बिकॉज इसको मुझे बिल्कुल चेंज नहीं करना है। रेज टू पावर में ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड बाय जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग P दिया हुआ है। अब जैसे आपने देखा कि ये जो B7 एलिमेंट था ये नीचे कहीं छुप गया है जो आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा। आप चाहो तो फिजिकली इसमें B7 जो है लिख सकते हैं। अब B7 लिखा, ब्रैकेट किया क्लोज, -1
फिर से ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक स्क्रॉल कर लेता हूं तो मेरी वैल्यूज जो हैं सारी की सारी कैलकुलेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यस। अब हमने जैसे इसमें जनरलाइज फॉर्मूला लगा दिया है। अब मान लो क्वेश्चन ये आए कि इस पूरी की थर्ड पार्ट, सपोज क्वेश्चन में ये होता है नहीं, अगर होता कि अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम पेबल हाफ ईयरली की बजाय 18% पर एनम पेबल हाफ ईयरली है। अब हमें I3, I4, I12 निकालना है, तो आपको बोला होगा कॉपी द टैब, कॉपी द शीट। कॉपी करने के लिए मैंने बताया था मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट ए कॉपी। ओके, अब ये हमारी सॉल्यूशन शीट पूरी की पूरी कॉपी हो गई है। हमें इसमें बोला है जी अब अगर ये 16% की बजाय 20% हो जाए या 18% हो जाए तो क्या कैलकुलेट होके निकल आएगा I3, I4, I12। सीधा मैंने 20% लिया, यहां पर मैंने I2/2 ऑलरेडी कर रखा था, इसलिए ये डायरेक्टली 10% आ गया। इसमें मैंने, क्योंकि अगर आप देखें F2 को प्रेस करके, क्योंकि मैंने सेल का रेफरेंस दिया हुआ था, इसलिए जैसे ही उस सेल की फिगर चेंज होगी सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं अपने आप चेंज हो जाएंगी। आपको मैनुअली कोई भी कैलकुलेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसमें हार्ड इनपुट किया होता, यानी कि बजाय यहां पर आपने सॉल्यूशन के अंदर 15, जैसे यहां मैंने D3 लिया था, यहां पर आपने D3 लेने की बजाय इसकी जगह पर अगर आपने 8% मैन्युअली फीड कर दिया होता तो फिर इस शीट को कॉपी करने का कोई फॉर्मूला जो फायदा ना रहता, बिकॉज इस शीट को कॉपी करने पर भी वहां तो आपने हार्ड इनपुट कर रखा है। तो उस सिचुएशन में जैसे ही ऊपर वाली वैल्यू चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज में इंडिविजुअली हर एक के अंदर जाके हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सेल का रेफरेंस वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें सेल का रेफरेंस जो है दे रखा है, इसलिए जैसे ही हम सेल का रेफरेंस, सेल की जो इनपुट वैल्यू है वो चेंज करेंगे, सारी की सारे फॉर्मूले जहां पर भी उस सेल का रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है वो सारी की सारी वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो मॉडलिंग के अंदर हमारा यही कंसेप्ट चलता है कि अगर कोई भी चीज में चेंज आता है तो आपके सारे सेल्स इस तरह से लिंक होने चाहिए कि एक वैल्यू चेंज करने से पूरे के पूरे मॉडल का रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वैल्यू आपको अलग अलग फीड उसमें इनपुट करनी पड़ रही है।